जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स. इट्स योर चैप्टर नंबर 9 ऑफ हिस्ट्री बेटा. लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस, गांव और कस्बों में जीवन. इसमें फर्स्ट टाइटल है बेटा मीनिंग्स ऑफ द टर्म द सेकेंड अर्बनाइजेशन, मतलब दूसरे शहरीकरण का क्या मतलब होता है. बेटा जो सेकेंड अर्बनाइजेशन था उसका मतलब होता है कि शहरों का उद्भव मतलब शहरों का विकास और जो शहरी आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक है, वह जो थी वह गंगेटिक प्लेन, गंगा के किनारे के जो समतल मैदान थे उन क्षेत्रों में 6th सेंचुरी BC में डेवलप हुई, उनका विकास हुआ और यहाँ से वह पूरे प्रायद्वीपीय इंडिया में फैल गए. पेनिनसुलर इंडिया में इसको कहते हैं. और जो एग्रीकल्चर था स्टूडेंट, वह भी विकसित हुआ क्योंकि उस समय आयरन टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा था. फर्टाइल सॉयल्स, पेरेनियल रिवर्स, लेक्स, वेल्स और साथ साथ जो मनुष्य का प्रयास था उसके कारण जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो हमारे देश में हुआ. और यह पीरियड गुप्ता पीरियड के प्रारंभ के समय तक चला. जब गुप्ता पीरियड प्रारंभ हो गया तब इसका अंत हुआ बेटा. नाउ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्या इनकी स्थिति थी वह देखते हैं. NBPW जो वो बनते थे फास्ट व्हील्स पे. व्हील जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कुम्हार जैसे अपना व्हील घुमा के, चक्का घुमा के पार्ट्स बनाता है ना, उसी तरीके से तेज घूमते हुए व्हील पे बनते थे. रिफाइंड क्ले के, चिकनी मिट्टी के, अच्छी मिट्टी के. ये जो थे ब्लैक रहते थे विथ ए ब्लैकिश ग्रे, और हल्का ब्लैक शेड लिए हुए ब्लैक ग्रे का ये बनते थे. इनका जो संरचना थी वो बहुत पतली होती थी लेकिन बहुत मजबूत होती थी. इनका जो सरफेस होता था वो बहुत चिकना होता था और जैसे मिरर, शीशा में जैसे हम चेहरा देख सकते हैं उस तरीके का फिनिश होता था. इसमें बहुत उच्च कोटि की और साधारण टेक्नोलॉजी का यूज करते थे वो लोग, और बहुत कम ऐसा होता था कि इसके साथ गलत चीज़ हो, मतलब एकदम अच्छी बनती थी. और जैसे कभी टूट गए, जैसे वेसल जैसे कभी टूट गए तो इसको कॉपर के वायर से जोड़ते थे और या पिन से, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल हुआ करते थे और केवल धनी समाज के लिए बनते थे, रिच सोसाइटी के लिए. स्टूडेंट अब नाउ सोर्सेज रिफरिंग टू लाइफ इन सिटीज एंड चेंजिंग सिनारियो इन विलेजेज. किस तरीके से गांव में परिदृश्य चेंज हुए और जो सोर्सेज थे वो जीवन जीते थे शहरों में लोग, और उनसे कैसे चेंज होके वो लोग गांव से शहरों में पहुँचे. बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं स्टूडेंट, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं जो हमको बताते हैं कि जो शहरों का विकास हुआ वह इस पीरियड में हुआ और अर्बन इकोनॉमी भी बढ़ी. इन्हीं में से संगम लिटरेचर, बुद्धिस्ट, जातक, अकाउंट ऑफ सॉइलर्स, मतलब जो नाविक और यात्री लोग आए उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, क्वाइंस, आर्ट और आर्कियोलॉजिकल
एक्सवेशन, जो खोद करके हमको जमीन के अंदर से वस्तुएं प्राप्त हुई पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा, वो सब अब प्लेस इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, और नॉर्थ और साउथ इंडिया के जो स्थान है वहाँ से हमको इन समूहों के विषय में जानकारी मिलती है कि इस समय क्या स्थिति थे। उसके अलावा फोर्टिफिकेशन, डॉक्स, रिजर्वायर मतलब जलाशय, फोर्टिफिकेशन मीन्स होता है स्टूडेंट किलेबंदी, और टूल्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते थे आयरन के, एंड वेपन्स, वो सभी हमको मिलते हैं, इनके बारे में हमको पता चलता है। अब इसमें इमरजेंस ऑफ सिटी, जो शहर और कस्बे थे वो केवल लोगों के रहने की जगह नहीं थे, वहाँ पे इकोनॉमिक भी डेवलप हुई, आर्थिक व्यवस्था भी विकसित हुई, और जो फूड प्रोडक्शन था वह भी बहुत अधिक हुआ, और वह उनके लिए था कि जो गांवों से माइग्रेट होकर शहरों में आते थे और वहाँ पे व्यवस्थित होकर रहने लगते थे। इस तरीके के जो शहर थे स्टूडेंट, टाउन से और सिटीज़ थे, इमर्ज अराउंड 2600 ईयर एगो, 2600 साल पहले उनका विकास हुआ, डेवलप हुए, या हम कह सकते हैं 16th सेंचुरी BC में। उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स थे स्टूडेंट? फोर्टिफाइड सेटलमेंट दैट सर्व एज द कैपिटल सिटी ऑफ द पावरफुल महाजनपद, जो शक्तिशाली महाजनपद थे उनके कैपिटल सिटी को बहुत अच्छी फोर्टिफिकेशन के द्वारा सुरक्षा की जाती थी, जिसे कहते हैं हम लोग किलेबंदी के द्वारा। जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बिक, ये महाजनपद थे। दूसरा, जो लोकेशन था, जो वहाँ का स्थित थी, वहाँ पे धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक था, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म के फाउंडरों द्वारा किया गया था कार्य, वो लोग रहते थे। जैसे बोध गया, सारनाथ, तक्षशिला, ये बहुत फेमस है इन दोनों रिलीजन के लिए, इनका भी विकास हुआ। तीसरा, थ्रीविंग सेंटर्स ऑफ ट्रेड जनरली इमर्जिंग ऑन द लैंड ऑफ सी रूट, और बहुत अच्छे फलते फूलते केंद्र भी समुद्री रूट पर विकसित हुए। ये क्यों समुद्री रूट पर विकसित हुए? क्योंकि इनसे व्यापार बहुत अच्छा होता था, व्यापार में बहुत सहायक थे। जैसे ब्रोच है गुजरात में, तमरी लिप्ति है, और सोपारा है, कोचीन है वेस्टर्न कोस्ट पे, पुहार है, रिकिमेडू है ईस्टर्न कोस्ट पे, ये सभी ट्रेड के महत्वपूर्ण सेंटर थे। अतः जो सेकेंड अर्बनाइजेशन था वह एक प्रोसेस जो हुआ इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत अधिक कई क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुआ, जिनमें जो महाजनपदों में एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की आवश्यकता थी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स मीन्स स्टूडेंट प्रशासनिक मुख्यालय। फिर इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू पॉलिटिकल नेसेसिटीज, राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण जो कृषि में तीव्रता आई, डेवलप हुआ बहुत तेजी से। उसके साथ धार्मिक सेंटर्स का, रिलीजियस सेंटर का विकास, डेवलपमेंट हुआ, और उसके साथ साथ जो आंतरिक व्यापार था वह भी बढ़ा, क्योंकि रॉयल डायनेस्टी जो थी, जी राजघरानों के जो वंशज थे वो स्टेबल थे, उनमें स्थायित्व था, इसलिए नाउ इस पे रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स इन द महाजनपद, क्यों इनकी आवश्यकता थी? जो महाजनपद के राजा लोग थे, किंग थे स्टूडेंट, वो चाहते थे अपने हेडक्वार्टर का विकास प्रशासनिक स्थिति इसके लिए कि प्रशासन सही तरीके से हमारे राज्य का चल सके। इसके लिए वो लोग सुरक्षित किले का निर्माण चाहते थे,
या जगह सुरक्षित चाहते थे। वो रॉयल कोड भी चाहते थे, ऑफिसेज चाहते थे और बहुत सारे डिपार्टमेंट भी चाहते थे अपने अधिकारियों के लिए, जहाँ पे अधिकारी रह करके अपने प्रशासनिक कार्यों को कर सकें और आर्मी अटैक से उनकी सुरक्षा हो सके। और जो उनके राज्य में गांव में नज़दीक में लोग रहते थे उनका भी सुरक्षा हो सके। और वही लोग जो नज़दीक के थे, वही रॉयल फैमिली राजघराने से संबंधित जो परिवार थे उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। और जो किंग था उसको सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। इसी तरह के एरिया को कैपिटल सिटीज कहा जाता था। जो सभी वहाँ जनपद थे उनकी कैपिटल सिटी थी। और जो मगध था वो बहुत ही जल्दी शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके बाद एम्पायर बना। उसके दो कैपिटल्स थीं, राजगृह और पाटलिपुत्र। नाउ इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू पॉलिटिकल नेसेसिटीज, मतलब किस तरीके से राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण कृषि में जल्दी से विकास आया, कैसे जल्दी से विकसित हुई। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट, जो आधारभूत आवश्यकता थी वह महाजनपदों में थी फूड की। क्योंकि जो नॉन एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी, जो कृषि नहीं करते थे, उनसे संबंधित जो लोग थे, जैसे आर्मी थी, प्रेस थे, पुजारी लोग, रॉयल्टी एंड ऑफिशियल, राजघराने के सदस्य और जो अधिकारी थे जो खेती नहीं करते थे, उनको भोजन की आवश्यकता थी। इसलिए यह आवश्यकता कैसे पूरी हो सकती थी, जब बहुत अधिक एरिया में खेती हो। इसके लिए खेती लायक ज़मीन की आवश्यकता थी। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, जंगल को काटते थे, खेती लायक बनाते थे। और यह कैसे पूरा होता था, आयरन टूल्स के द्वारा, जिससे फॉरेस्ट को कृषि लायक भूमि बनाया जाता था। अब नए जो टूल्स थे और ट्रांसप्लांटेशन का जो सिस्टम था उसने प्रोडक्शन को बढ़ाया। इरिगेशन, सिंचाई जो था वह एक अलग मामला था, वह भी सहायता करता था अधिक आउटपुट के लिए, अधिक विकास होता था खेती का, खेती में अधिक पैदावार होती थी सिंचाई से। यहाँ पे ढांचे भी बहुत सारे बने इस समय में। और कौन कौन से स्ट्रक्चर बने, जैसे कैनाल बनी, वेल्स बने, टैंक्स बने, आर्टिफिशियल लेक्स बनी, झीलें, मतलब जिससे कि सिंचाई हो सके। और यह इसीलिए संभव हो सका कि राजा सहायता करता था और राजा को पैसे की आवश्यकता थी अपने आर्मी के लिए, पैलेसेज के लिए, महलों के लिए, फोर्ट को, किलों के लिए। इसके लिए वो टैक्स की डिमांड करते थे, टैक्स किसानों से मांगते थे। और जो किसान थे, फार्मर थे, वो अपनी खेती को इंक्रीज करते थे जिससे वो टैक्स पे कर पाए। कभी कभी या ऑलवेज जो किंग था वो पैसा और एग्रीगेशन की सुविधा प्रदान करता था किसानों को, जिससे संपन्नता आए और पीपुल जो थे वो भी अच्छे रहे स्टेट के। जो मौर्यन स्टेट था, मौर्यन साम्राज्य था, एक नया एग्रीकल्चर सेटलमेंट भी उसने स्थापित किया और उसके अंदर फ्रेश लैंड उसने दिया कल्टीवेशन करने के लिए। और पीपुल जो ओवर पॉपुलेटेड थे, जहाँ पे अधिक रहते थे, और या जो प्रिजनर थे जो वार के, उनको यहाँ पे आकर के बसाया गया और फील्ड में काम करने के लिए कहा गया।
और ये सब जो गांव थे वो राजा से संबंधित थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट के राजघराने के अधिकारी थे वो लोग इसको देखा करते थे, जिसे सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता था। स्टूडेंट, किसान मतलब एग्रीकल्चर के अधीक्षक। नाउ स्टूडेंट, दिस वीडियो इज एंड। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।